Hello everyone, good morning. In this video lecture, we will discuss Lorentz theorem for the expansion of complex function. In the previous video lecture, we have discussed Taylor's theorem, where the statement says that if fz is analytic everywhere. Okay, now in Lorentz theorem, what does the statement says? It is if fz is analytic on C1 and C2. I'll draw the graph just after few minutes. After explaining this, I'll draw the graph also. So it says if fz is analytic on C1 and C2 and the annular region R bounded by the two concentric circles C1 and C2 of radii R1 and R2, where R2 is less than R1, with the center at A, then for all Z in R. अभी देखो मैंने क्या कहा था कि अगर हम एक रीजन लें तो उसके हर पॉइंट के अंदर, यहाँ क्या कह रहे हैं कि एक रीजन के अंदर एक ऐसा रीजन हो सकता है जिसके काफ़ी सारे पॉइंट्स पर फंक्शन एनालिटिक ना हो, तो वो छोड़ दो, एनुलर रीजन में देखो। यानी अगर हम इस तरीके का एक कर्व बनाते हैं, सपोज ये कुछ इस तरीके का, ये एक ऐसा और एक ये ऐसा, इसका मतलब जो इस सेंटर ए से जो हमने एक ये C1 सर्कल खींचा है और एक C2 सर्कल खींचा है, ये बड़ा वाला हो गया हमारा सर्कल C1 और छोटा वाला सर्कल हो गया C2। इसकी रेडाई हो गई R2 और इसकी रेडाई हो गई हमारी R1। ठीक है, इसीलिए R1 बड़ा है R2 से। तो अब जो हमारा Z है वो हर जगह इज एनालिटिक ऑन C1 एंड C2, C1 और C2 पर भी है और इन R भी है। तो क्या, अभी जो इससे पहले टेलर थ्योरम की थी, दोनों में फ़र्क समझिएगा पहले, वो बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप कहेंगे कि इसमें ऐसा क्यों, उसमें वैसा क्यों। वो ऐसा था कि वहाँ पर एक रीजन लिया था, या तो C1 लिया था या C2 लिया था। तो C1 लिया था तो उसके अंदर के सारे एनालिटिक होने चाहिए थे, एट एवरी पॉइंट fz शुड बी एनालिटिक। और अगर हम C2 लेते थे तो C2 के अंदर के एवरी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट fz should be analytic. But now what is there? They are saying that if I am talking about an annular region C1 and C2, तो उस रीजन पर और उसके अंदर हर पॉइंट पर z एनालिटिक है। तो क्या, fz इज इक्वल टू a0 प्लस a1 z माइनस a प्लस a2 z माइनस a होल स्क्वायर अप टू सो ऑन, एंड प्लस b1 अपॉन z माइनस a प्लस b2 अपॉन z माइनस ए होल स्क्वायर अप टू सो ऑन। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर fz एनालिटिक है तो हम उसे इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। यानी अब हमारा एक्सपेंशन का तरीका क्या होगा, पहले सिर्फ ये टर्म आती है, टेलर्स थ्योरम में केवल पॉजिटिव वाली टर्म आती है, केवल an आता है। लेकिन जब हम एनुलर रीजन की बात करते हैं तो लॉरेंट एक्सपेंशन में पॉजिटिव टर्म भी आती है और नेगेटिव टर्म भी आती है। अब ये दो, जो ये पॉजिटिव टर्म है, ये तो एज इट इज रहेगी, क्योंकि हमें तो z चाहिए, क्योंकि हमें जो फंक्शन को एक्सपेंड करना है वो z में करना है। ठीक है, लेकिन अब an bn कैसे निकालेंगे, तो an bn को हम ये जो फॉर्मूले हैं इनसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, ठीक है। तो एक तो तरीका ये हो गया कि अगर हम किसी फंक्शन को एक एनुलर रीजन के अंदर एक्सपेंड करना चाहते हैं तो हमेशा ऐसा ही आएगा ज़्यादातर। ओके, इन ऑल मोस्ट ऑफ द केसेस इट विल बी लाइक दिस। अगर bn 0 हो जाता है तो सिर्फ पॉजिटिव टर्म एग्जिस्ट करेगी, और अगर an 0 हो जाता है तो सिर्फ नेगेटिव टर्म एग्जिस्ट करेगी। अगर हम फॉर्मूले से निकालने जाएंगे सॉरी, तो हम an को इस फॉर्मूले से निकालेंगे जो दिया हुआ फॉर्मूला है, और अगर हम bn को निकालने जाएंगे तो उसको दूसरे फॉर्मूले से निकालेंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि जब हम फंक्शन को लॉरेंट सीरीज ये थ्योरम से एक्सपेंड करते हैं तो इस तरह से निकालना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, इंटीग्रेशन करना। और कुछ तो इतने कॉम्प्लेक्स फंक्शन होते हैं कि उनका इंटीग्रेशन करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। तब हम क्या करते हैं,
generally we use binomial theorem for the expansion because यूजिंग, आपने देखा टेलर्स थ्योरम में भी जब हमने बाइनोमियल थ्योरम लगाई थी तो फटाफट एक्सपेंड हो गया था। सिमिलरली यहाँ पर भी हम मोस्ट ऑफ द केसेस में बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई करके इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। Let's proceed. I'm taking a question here, and the question is, via question I will show you how to expand it. The question is, expand fz is equal to z upon z minus 1 into 2 minus z in Laurent series valid for number 1 mod z minus 1 greater than 1 and mod z minus 2 for this. Okay, here it is 1 mod z minus 1 greater than के लिए और mod z minus 2 0 से 1 के लिए। ठीक, now what I'll do, solution is step number 1. I'll partially break it. Okay, partially break given fz. What I'll do, I will partially break given fz. Then what I'll do, I'll get fz is equal to 1 upon z minus 1 plus 2 upon 2 minus z. ओके, पार्शियल फ्रैक्शन आप सबको आते हैं, ये मैं मान के चलती हूँ। ठीक है, क्योंकि हमने पार्शियल फ्रैक्शन फर्स्ट सेमेस्टर में भी किए हैं, आपने 12th में भी किए होंगे, 10th में भी किए होंगे। सो यू ऑल नो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होते हैं। ठीक है, अगर आपका किसी का कमेंट आया तो मैं एक अलग से वीडियो बना के पार्शियल फ्रैक्शन का डाल दूंगी, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एंड एवेलुएट हाउ टू डू पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक, अब हमें क्या करना है, हम फर्स्ट केस को देख रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट केस में मुझसे क्या कह रहा है कि मॉड z माइनस 1 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, पहले तो हमें क्या करना है, इसमें एक्सपेंड करना है। किसके फॉर्म में, z के फॉर्म में एक्सपेंड नहीं करना है। अगर हमें यहाँ z दिया होता है तो हम z के फॉर्म में एक्सपेंड करते हैं, अगर हमें z माइनस 1 दिया होता है तो हम z माइनस 1 के फॉर्म में एक्सपेंड इसे करते हैं। जो भी सर्कल दिया होता है उसी के अंदर करना होता है, तो उसी के अराउंड हमें करना पड़ता है। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले इन दोनों को z माइनस 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करूँगी। It is already in the form of z minus 1. I will convert this in the form of z minus 1. See what I'll do. I'll get fz is equal to z minus 1 plus 2 upon 3 minus z minus 1. ठीक है, I can write this 3 minus z minus 1. या इसके अलावा ये अगर हमने ये लिखा तो देखो ये तो प्लस बन गया। अब इसका मतलब हम ये नहीं लिख सकते, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, I want to make it z minus 1, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 plus 1 minus z, मुझे क्या मिलेगा, 1 upon z minus 1 plus 2 upon, I can write 1 and if I'll take minus out then I'll get z minus 1। देखिए हमें यही मिलेगा जो हमारे पास था। ठीक, so I have converted both the fraction in the form of z minus 1। अब हमें क्या करना होगा, अब मुझे आप देख सकते हैं मुझे ये किस में चाहिए, z माइनस 1 में, तो इसका तो एक्सपेंशन हो नहीं सकता है। ठीक है, केवल इसका एक्सपेंशन हम कर सकते हैं क्योंकि वो लिखा है 1 माइनस z माइनस 1। ठीक है, तो देखिए what I'll get 1 upon z माइनस 1 और दूसरा क्या हो जाएगा प्लस। अब हमें क्या मिलेगा, अब ये देखने की बात है, हमें 1 माइनस एक्स के फॉर्म में लिखना है। कौन से, मैंने टेलर्स में भी यही बात सिखाई थी, मुझे इसको इस फॉर्म में लेकर आना है, 1 माइनस समथिंग के, जो छोटा होगा उसके हिसाब से।
अगर z-1 बड़ा है तो मुझे z-1 को कॉमन लेना पड़ेगा, और अगर 1 बड़ा है तो मुझे 1 को आगे रखना पड़ेगा, यानी कॉमन लेना पड़ेगा। अब हमें ये दिया हुआ है, कौन छोटा है? 1 छोटा है। कौन छोटा है? 1 छोटा, और z-1 बड़ा है। ध्यान से देखने की बात है। तो अगर मैंने इसको यूं लिख दिया तो हम इसे अब एक्सपेंशन नहीं कर सकते हैं बाइनोमियल से। आई कैन नॉट एक्सपेंड इट। क्यों नहीं एक्सपेंड कर सकते हैं? क्योंकि ये बन गया 1 माइनस एक्स और ये बड़ा है एक्स, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई होगा ही नहीं। देखो ना, यहाँ पर z-1 1 से बड़ा है, और अगर यहाँ पर 1 माइनस एक्स के फॉर्मूले में x अगर बड़ा हो गया, x हैज टू बी लेस देन 1, x बड़ा हो ही नहीं सकता, हम x को बड़ा ले ही नहीं सकते। तो मुझे क्या करना पड़ेगा अब? ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे z-1 को कॉमन लेना पड़ेगा। सो आई टुक 2 upon z-1 out and I will get 1 upon मुझे मिलेगा 1 upon z-1 minus 1। अब मैं इसे क्या लिख सकती हूँ? मैं इसे लिख सकती हूँ z-1 plus 2 upon z-1, और मैं माइनस कॉमन ले लूंगी तो मुझे मिलेगा -1 upon 1 minus 1 upon z-1। मैं इसे न्यूमरेटर में ले जाऊंगी तो मुझे मिलेगा -2 upon z-1। दिस इज 1 minus 1 upon z-1 to the power -1। अब ये लग गया बाइनोमियल थ्योरम। तो ये क्या हो गया? 1 upon z-1 minus 2 upon z-1, और ये क्या हो गया? 1 plus 1 upon z-1 plus 1 upon z-1 whole square plus up to so on। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया जब ये वाला केस है, ये पहला केस है। ये जो हमारा केस था, ये फर्स्ट केस था, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए, लेट्स प्रोसीड फॉर द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं? बिफोर प्रोसीडिंग, इफ यू वांट, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। So let us proceed now. I am taking case 2, and case 2 says that mod z-2 is greater than 0 and less than 1. Okay, what does it say? This say, again I have r fz in this way is equal to 2 upon 2 minus z plus 1 upon, अब हमारे पास क्या था? एफ जेड हमारे पास क्या है? पहले तो मैं वो देखूं, z-1 है। ठीक है, हमारे पास यही एफ जेड है ना। मैंने ऐसे लिखा था, आप चाहो तो वैसे लिख लो, जैसे लिखना चाहते हैं वैसे लिख लीजिए। ये है 1 upon z-1 plus 2 upon 2 minus z, ये हमारे पास एफ जेड है। ठीक है, पहले वाले केस में आपको z-1 दिया था, इज ग्रेटर देन 1, मॉड z-1 दिया था। इस केस में मॉड z-2 दिया है। मैंने आपको पहले भी समझाया था, अगर सिर्फ मॉड z लिखा होता इसका मतलब हम सिर्फ z को के फॉर्म में एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर z-1 मॉड लिखा है तो इन प्लेस ऑफ z आई हैव टू get everywhere z-1 in place of z. Similarly, when I expand fz, I want z-2 in place of z everywhere. ठीक है, तो अब मुझे इसे भी z-2 बनाना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? 1 upon z-2 plus 1। एक जोड़ दिया, एक घटा दिया, प्लस 2 अपॉन, इसे क्या लिख सकते हैं? मुझे 2 चाहिए, इट इज ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ 2c z-2। ठीक है, तो इसका तो अब हमें कुछ करना ही नहीं है, बिकॉज आई वॉन्ट z-2 एज इट इज। नाउ दिस विल बिकम प्लस 1 अपॉन 1 प्लस z-2। ओके, अब ये क्या हो जाएगा? मैं इसे ऊपर ले जाइए, पावर 1 है, लेकिन ये एक्सपेंड तभी हो सकता है इस तरह से अगर z-2 इस 1 से छोटा है। देखिए, क्या z-2 1 से छोटा है? बिल्कुल है, तो ये ऐसे का ऐसा एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है, अगर ये छोटा नहीं होगा तो आपको पता है मुझे इसे ही कॉमन लेके बाहर करना पड़ेगा, इसे डिनोमिनेटर में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब चूंकि ये z-2 इज लेस देन 1 से छोटा है, तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे और हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा
-2 upon z -2 प्लस 1 प्लस z -2 टू दी पावर -1। तो क्या हो गया, -2 अपॉन z -2 प्लस 1 प्लस z दिस formula is and plus z -2 whole square minus and this will give us z -2 whole cube। प्लस वाले फॉर्मूले में अगर यहाँ माइनस होता है तो ऑल्टरनेटिव में प्लस और माइनस आ जाता है एंड दिस इज I hope you very well understood the concept that how to expand a function fz using Laurent expansion. Okay, but I think we should do one more question on this. So let us see one more question, how to solve the given question. Okay, I am taking one more question on this. But I'll take a different question because I do understand कि अभी आपको लॉरेंट एक्सपेंशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्यों आ गया होगा? क्योंकि हम पहले टेलर्स पर बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। So that is why now I will take a different type of question and the question is expand fz is equal to sin c z प्लस 1 बाई z। ठीक है, हमें ये एक्सपेंड करना है। अब क्या करेंगे, हमें जब हमें ये एक्सपेंड करना है तो सॉल्यूशन क्या होगा। अब देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में हमें वो डिनोमिनेटर में z लिखा था और वो जो हमें ना रीजन दिया हुआ था। अब हमें ये साइन फंक्शन है दिया हुआ और इसमें रीजन नहीं दिया हुआ है। दूसरी बात, हमें ये फ्रैक्शन में भी नहीं दिया हुआ है, साइन के अंदर जो भी है वो z है वो फ्रैक्शन में है। तो अब हम इसको जो बाइनोमियल एक्सपेंशन वाला तरीका है उससे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ओके, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा वेयर इज fz नॉट एनालिटिक। सो वी कैन सी fz इज नॉट एनालिटिक एट z इज इक्वल टू 0। इसका मतलब अगर हम कुछ ऐसे देखें तो पूरा इन्फिनिटी सर्कल बना दें तो सिर्फ यहाँ पर वो डिफाइंड नहीं है, एनालिटिक नहीं है, बाकी सब जगह एनालिटिक है। कितना भी बड़ा सर्कल बना लें हम, वो सब जगह एनालिटिक है। ठीक है, सो fz इज नॉट एनालिटिक एट z इज इक्वल टू 0, अदरवाइज इट इज एनालिटिक एवरीवेयर। मैंने आपको क्या बताया कि इस क्वेश्चन को हम बाइनोमियल एक्सपेंशन से नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें कोई रीजन नहीं दिया हुआ। रीजन जो दिया है वो बहुत वाइड है, बहुत वाइड है। ठीक है, और दूसरा हमें ये फंक्शन में भी दिया है, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, सो देयरफॉर fz कैन बी expressed by लॉरेंट थ्योरम। fz को हम लॉरेंट थ्योरम से एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमें मिलेगा fz इज इक्वल टू समेशन n 0 टू इंफिनिटी a n z टू दी पावर n प्लस समेशन n 1 टू इंफिनिटी b n अपॉन z टू दी पावर n। क्यों, ऐसा क्यों? आप पूछोगे आपने फॉर्मूला ऐसा क्यों लिखा, मैं बताती हूँ आपको। देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, बेसिकली फॉर्मूला ये होता है, ये फॉर्मूला होता है, पर हमारा a कितना है, व्हाट इज a, इट इज इक्वल टू 0। तो हम क्या लिखेंगे, a की जगह 0 की वैल्यू पुट करेंगे, n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a। मैं इस a की बात कर रही हूँ, ये a मतलब जहाँ पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो ये हो जाएगा z माइनस 0 टू दी पावर n प्लस समेशन n 0 टू इन्फिनिटी bn अपॉन z माइनस 0 टू दी पावर n। सो फाइनली आई गेट समेशन n 0 टू इन्फिनिटी an z to the power n plus summation n 0 to it is always 1 to infinity bn and it becomes z to the power n।
सो दिस विल वी गेट. अब एक्सपेंशन का फॉर्म हमें मिल गया, that what will be the form of the expansion. Now I have to calculate the value of an and bn. So let us write the formulas of an and bn. Before I proceed, please take a screenshot. Now let us proceed. I have to find the value of an and bn. I know what is an, where according to the formula an is 1 upon 2 pi I within the contour C fz up into dz upon z minus 0 to the power n plus 1. आप कहोगे वहाँ तो आपने W लिया था, यहाँ पर आपने Z कैसे ले लिया? देखिए हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती है दैट इंटीग्रल 0 to a fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a fy dy. अगर वहाँ सब जगह W था इंटीग्रल के अंदर, तो जहाँ जहाँ W था वहाँ मैं y d z x t जो चाहूँ वो लिख सकती हूँ, लेकिन सब जगह चेंज करना पड़ेगा. सो बाय दिस प्रॉपर्टी I have written this. Okay, and bn क्या है इसमें? bn क्या है हमारे पास? 1 upon 2 pi I इंटीग्रल c fz dz upon हमें मिलेगा z minus 0 to the power minus n plus. Okay, now I will calculate the value of an. So for an हमें क्या मिलेगा? 1 upon 2 pi I और इंटीग्रल हमारे पास वैल्यू क्या है? साइन c और हमारे पास है z प्लस 1 बाई z टू दी पावर n प्लस 1 और dz. यही है ना हमारे पास, ठीक है. अब हमें क्या करना है? हमारे पास जो रीजन है वो हम कौन सा बनाएंगे? रीजन हम बना सकते हैं, देखिए मैंने आपको बताया था सेंटर ए पर एनी रेडियस आर का, यही तो रीजन मैंने अभी आपको बताया था ना, एनी रेडियस आर, इट दैट कैन बी इन्फिनिटी आल्सो, क्योंकि ये जीरो छोड़ के हर जगह वो है. तो मैं इतना स्मॉल सर्कल का रेडियस यहाँ से बना सकती हूँ, तो वो एनुलर रीजन के अंदर आ जाएगा. तो अब हम z क्या ले सकते हैं? लेट z इज इक्वल टू r implies z is equal to r e to the power I theta, implies dz is equal to r I e to the power I theta d theta. Okay, so take a screenshot. Now I will put this value of z in an. When I will put this value, I get an is equal to 1 upon 2 pi I इंटीग्रल. मैंने r रेडियस का सर्कल बनाया है, देखिए विद सेंटर 0. तो सर्कल कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 0 से 2 पाई. किसी भी रेडियस का सर्कल हो वो जाएगा 0 से 2 पाई ही. r रेडियस का होगा या इन्फिनिटी रेडियस का, दैट विल मूव फ्रॉम 0 से 2 पाई. तो लिमिट्स क्या हो जाएंगी? 0 to 2 पाई. क्यों लिमिट्स हो जाएंगी? क्योंकि जो z है वो आपका है इन टर्म्स ऑफ थीटा. z किस में है? थीटा में है. dz आपका थीटा. तो जब मैं इस dz को चेंज करूंगी मुझे मिलेगा r i e टू दी पावर i थीटा d थीटा. इसलिए मैं लिमिट्स भी थीटा की रखूंगी जो कि 0 से 2 पाई है. ठीक है, अब ये क्या हो गया? साइन c हमें मिल गया e टू दी पावर i थीटा प्लस e टू दी पावर माइनस i थीटा अपॉन r to the power n plus 1 into e to the power I n plus 1 थीटा. ठीक है, ये क्या होता है? ये मैंने आपको कई बार सिखाया है. that cos थीटा इज इक्वल टू e to the power I थीटा प्लस e to the power माइनस I थीटा बाई 2. तो हमें क्या मिल गया? 2 cos थीटा. मुझे यहाँ से क्या मिला? 1 upon 2 pi I इंटीग्रल 0 to 2 pi sin 2c cos थीटा. ओके, और हमें क्या मिलेगा? r
आई ई टू द पावर आई थीटा डी थीटा अपॉन आर टू द पावर एन इंटू आर ई टू द पावर आई थीटा इंटू ई टू द पावर आई एन थीटा। अब देखिए आर और आर कर दिया, ई टू द पावर आई थीटा से ई टू द पावर आई थीटा कर दिया। हमें क्या लेट्स सी व्हाट आई गेट। मुझे मिला 1/2 पाई आई और मुझे क्या मिलेगा साइन 2c cos थीटा आई से आई। अब जब वो आई, ये देखिए आई है और ये आई है तो ये आई भी खत्म हो गया, ठीक है, मैंने आई से आई कैंसिल कर दिया, तो ये मुझे मिला साइन 2c cos थीटा। और क्या मिला मुझे आर टू दी पावर एन भी मिला। मैंने कौन सी रेडियस, मैंने 1 रेडियस का सर्कल मान लीजिए बनाया है, मैं आर को कंसीडर नहीं करती हूँ। लेट आर इज इक्वल टू 1। अब मैं आर को 1 मान लेती हूँ तो ये हो जाएगा 1, ये भी वो आर, ये वाला तो खत्म हो गया, ये रहा आर टू दी पावर एन, तो ये क्या बन गया 1। तो मुझे क्या मिला 1 इंटू ई टू दी पावर माइनस आई एन थीटा और डी थीटा, ठीक है। अब क्या हुआ 1/2 पाई इंटीग्रल 0 to 2 पाई साइन 2c cos थीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है, ई टू दी पावर आई थीटा की वैल्यू क्या होती है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है ना। So what can I write in place of e to the power minus I n theta? I can write cos n theta minus I sin n theta, and this is d theta. Okay. Now I will multiply with 1 by 1. So what I will get? I will get 1/2 pi integral 0 to 2 pi sin 2c cos theta into cos n theta d theta minus integral 0 to 2 pi sin 2c cos theta into sin n theta d theta. I'll get this, ठीक है। अब मैं फर्स्ट और सेकेंड इंटीग्रल आपको दिखाती हूँ। बिफोर प्रोसीडिंग, इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज डू दैट। Now see, we have a property of definite integral. We have a property of definite integral. What is that property? That property says that integral 0 to 2a fx dx becomes twice of integral 0 to a f of x dx and becomes 0. ऐसा कब होता है? ऐसा कब होता है? ऐसा होता है। So now this is a property, but mind it, in most of the books this property is written that they have applied this property, but this is not applicable here. Not applicable. This is not applicable here. Okay? ये property यहाँ applicable नहीं हो रही है. In place of that, we have a orthogonal property. That orthogonal property says that integral 0 to 2 pi sin m theta इंटू कॉस एन थीटा डी थीटा, इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, वैल्यू एग्जिस्ट, एंड इंटीग्रल 0 to 2 पाई साइन एम थीटा इंटू साइन एन थीटा डी थीटा बिकम्स 0। आप करके देखिए कैसे होगा। जब हम इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है 2 साइन ए साइन बी, और 2 साइन ए साइन बी आता है जब दोनों कॉस के फॉर्मूले होते हैं, और जब हम कॉस को इंटीग्रेट करते हैं तो वापस साइन आता है, और साइन 2 पाई पर भी 0 होता है और 0 पर भी 0 होता है। तो आप ये इस प्रॉपर्टी को लगाने की गलती मत कीजिएगा। हमारी ये ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी लगेगी कि इसकी वैल्यू तो एग्जिस्ट करती है पर इसकी
वैल्यू 0 हो जाती है। बुक में जो मुझे दिखाई दे रहा था कुछ इस तरीके की प्रॉपर्टी लिखी है तो वो नहीं अप्लाई होगी, वहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई ए एन की, हमारे पास ए एन की वैल्यू आ गई ये वाली, और ये वाली वैल्यू बन गई 0। तो व्हाट डिड वी गेट, मैं इसे इरेज कर दूँ क्योंकि ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी क्योंकि ये साइन थीटा है इंटू साइन एम थीटा इंटू साइन एम थीटा, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी और ये वाली वैल्यू एग्जिस्ट कर जाएगी। सो आई गॉट दिस -0। सो व्हाट इज ए एन? ए एन इज 1/2 पाई इंटीग्रल 0 to 2 पाई साइन 2c cos थीटा इंटू cos n थीटा d थीटा। Now this is the value of a n. Now a n निकल आया, अब हम क्या करेंगे, अब हम b n निकालेंगे, ठीक है, ओके। अब आसानी से देखो इंटीग्रेट करके आप वैल्यूज निकाल सकते हो, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए अगर हमें n दिया हुआ है किसी भी क्वेश्चन में, अगर हमें n दिया हुआ है तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और हम अलग अलग हर n के लिए इसकी वैल्यू एक बार 0 रखें एक बार 1 रखें, इसका इंटीग्रल निकाल के हम आसानी से a n की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमसे एकदम एक्यूरेट वैल्यू a n की निकालने के लिए नहीं कह रहे हैं, ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या a n है इस फॉर्म में कि निकल सकता है। आप देखिए हम इसे इस फॉर्म में ले आए हैं कि अब हम इसकी वैल्यू यहाँ से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे बी एन की। नाउ आई विल टॉक अबाउट द वैल्यू ऑफ बी एन, ओके। आई एम इरेजिंग इट बिकॉज नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट बी एन। सो व्हाट इज बी एन? बी एन इज वी विल गेट 1/2 पाई आई इंटीग्रल सी साइन सी z plus 1/z अपॉन z to the power -n plus 1 d। करेक्ट, यही मैंने bn लिखूंगी क्योंकि a तो 0 हो गया, ठीक। अब देखिए हमें क्या लेना है, mod z इज इक्वल टू 1। तो हमें, क्योंकि मैंने बाद में r को 1 लिया था इसलिए मैं पहले से ही r को 1 लेकर चल रही हूँ। सो z विल बी इक्वल टू e to the power i थीटा। नाउ रिप्लेस द वैल्यू हियर, ठीक है। तो bn क्या हो जाएगा, हमने ये वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर दी, तो क्या होगा 2 पाई आई। कितने रेडियस सेंटर है हमारा 0 पर और रेडियस है 1, तो लेकिन थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से 2 पाई। सेंटर है देखिए हमारा 0 पर और रेडियस है 1, तो हमारा फिर भी शुरू हो रहा है 0 से और जा रहा है 2 पाई पर। ये बन जाएगा साइन, फिर से वही c इंटू 2 cos थीटा, और ये बन जाएगा e टू दी पावर i। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आएगा, -in थीटा और प्लस i थीटा, ये हो जाएगा थोड़ा सा चेंज, और ये हो जाएगा e टू दी पावर i थीटा d थीटा। देखिए ये i और ये i कैंसिल हो गया, हमें मिल गया 1/2 पाई इंटीग्रल 0 to 2 पाई साइन 2c cos थीटा। मैं ये लिख सकती हूँ e टू दी पावर -in थीटा इंटू e टू दी पावर i थीटा इंटू e टू दी पावर i थीटा d थीटा। दिस i थीटा एंड दिस i थीटा विल गेट cancel out, so I get 1/2 pi integral 0 to 2 pi and I get sin 2c cos theta into e to the power I n theta d theta, ठीक है। अब मैं इसको ओपन करूंगी e to the power I n theta को, तो फिर मुझे क्या मिलेगा, देखिए मुझे क्या मिलेगा। बिफोर प्रोसीडिंग आई वांट यू टू टेक अ स्क्रीनशॉट, ओके। सो नाउ सी, अब हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1/2 पाई, ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 to 2 पाई, अंदर होगा साइन 2c cos थीटा और ये हो जाएगा cos n थीटा प्लस i साइन n थीटा d थीटा इज इक्वल टू 1/2 पाई 0 to 2 पाई साइन 2c cos थीटा इंटू cos n थीटा d थीटा प्लस i इंटीग्रल 0 to 2 पाई साइन 2c cos थीटा इंटू साइन n थीटा d थीटा।
Once again the same orthogonal property will applicable here. अगर साइन और कॉस में है 0 से 2 पाई तो वैल्यू आएगी, और दोनों साइन है 0 से 2 पाई में तो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ऑटोमेटिकली ये वाले इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो हमें क्या मिल गया? 1/2 पाई इंटीग्रल 0 to 2 पाई साइन 2c cos थीटा 2c cos थीटा cos n थीटा d थीटा प्लस 0 बाई ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी, या आप कह सकते हैं ओके ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये किसके बराबर है? ये bn के बराबर है। ये सॉरी, ये किसके बराबर है? ये तो bn ही निकला था ना हमारा। ये किसके बराबर है? यही तो an निकला है। इसका मतलब an और bn हमारे क्वेश्चन में सेम है। ओके, नाउ व्हाट इज द एक्सटेंशन फंक्शन? Hence, अब देखो हमारे an और bn सेम आ गए ना। ये देखिए हमने क्या प्रूव कर दिया कि an और bn सेम है। Hence fz इज इक्वल टू, हमारे पास क्या था fz? समेशन n 0 to infinity an z to the power n प्लस समेशन n 1 to infinity bn z to the power minus n। ठीक है, यही था ना। अब bn an के बराबर है तो हम क्या लिख सकते हैं? a0 को मैंने बाहर कर दिया, अगर z to the power 0 लिखेंगे तो वो 1 हो जाएगा, अब उसको लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस 0 मैंने हटा लिया तो अब कितने बचे? 1 to infinity बचा। मैं क्या लिख सकती हूँ? n इज इक्वल टू 1 to infinity an, दोनों an है, ये भी an है, ये भी an, पर चलो मैं लिख कर दिखाती हूँ। z to the power n प्लस समेशन n 1 to infinity bn भी हो गया an, तो मुझे क्या लिखना है? an z to the power माइनस n। मुझे फाइनली क्या मिल गया? a0 प्लस समेशन n 1 to infinity an तो कॉमन है, an into z to the power n प्लस 1/z to the power n। दिस इज आवर आंसर। तो आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ क्या मिला है? मुझे मिला कि जो fz है वो, उसमें जब हम एक्सपेंशन लॉरेंट का देख रहे हैं तो bn और an दोनों की वैल्यू सेम आ गई है। अब चूंकि दोनों की वैल्यू सेम आ गई और हमारा फॉर्मूला होता है fz इज इक्वल टू समेशन 0 to infinity an z to the power n प्लस समेशन n 1 to infinity bn z to the power माइनस n। मैंने पहले 0 की वैल्यू पुट कर दी, तो अब कहाँ से की आगे की बचेंगी? 1 to लेके इन्फिनिटी तक। तो an कहाँ से हो गया? 1 to infinity an z to the power n, और दूसरा वाला क्या हो गया? समेशन n 1 to infinity bn इज इक्वल टू, मैंने an पुट कर दिया तो मुझे इंटू क्या मिलेगा? समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity an z to the power माइनस n। सो फाइनली अगर मैंने an को कॉमन ले लिया तो क्या मिलेगा? z to the power n प्लस 1/z to the power n। नाउ वी गॉट एन एक्सपेंशन ऑफ fz in terms of z. This is the answer. Okay, so this way we can solve questions of Laurent series. Now it is time to announce the name of the person who gave the answer first. His name is Aman Mishra. Congratulations Aman, you are doing very well. Now for the next video we will discuss some very good concept once again, and for the next video if you answer me first the given question in my comment box, then I'll take your name in my next video. Please see the question carefully and comment very fast in my comment box. Answer it to me as soon as possible. Till then, goodbye. Have a nice day.